नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम महेश कुशवाहा है और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्यों नहीं पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से मैं थोड़ा व्यस्त रहा हूं। मैं भी चूंकि गवर्नमेंट जॉब में हूं और कोरोना के चलते मेरे को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्वों का निर्वहन करना पड़ रहा है। इसलिए मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब मैं समय निकाल के इसको कंटिन्यू करूंगा ताकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री को जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकें और अगला कोई विषय हम लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोगों ने पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति हम लोग देख चुके हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक बायोग्राफी है एक योद्धा की, जो अपने व्यक्तिगत क्षमताओं के बल पर एक ऐसे देश में एक मुकाम हासिल करने में सफल हुआ जहां पर सिर्फ कुलीन वर्ग या उच्च परिवार में जो पैदा होते हैं उनको जहां पर मौका मिलता है, उनके बीच से निकलकर नेपोलियन बोनापार्ट एक कुशल योद्धा न केवल एक सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी बना, बल्कि वह फ्रांस का सम्राट बनने में भी सफल रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेपोलियन जो है फ्रांस के अंडर में एक द्वीप हुआ करता था, कोर्सिका उसका नाम था। वहाँ पर अधिकारी थे जो कि इनका नाम था कार्लो बोनापार्टा, उनका पुत्र था और एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। नेपोलियन जो है एक कुलीन परिवार से संबंधित नहीं होने के कारण उसे भी वही समस्याओं का सामना करना पड़ा जो कि एक आम नागरिक को एक ऐसे क्षेत्र में करना पड़ता है जहां पर एक विशेष अधिकार वर्ग होता है और एक ऐसा वर्ग होता है जो कि सभी सेवाएं देता है लेकिन उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते। तो नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन के उत्कर्ष में कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति अगर नहीं होती तो नेपोलियन भी जिस स्तर पर हम नेपोलियन को जानते हैं वो नहीं पहुंच पाता। तो नेपोलियन की जो पढ़ाई हुई है वो एक सैनिक स्कूल में हुई है, इसलिए सेना की तरफ उसका शुरू से रुझान रहा और उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्रांस की सेना में जॉब पाया और अपना जो है जो भी ड्यूटीज़ उसको मिलती थी बहुत अच्छे से निभाता था। और साथ ही साथ उसने उसकी जो सैनिक क्षमता थी वो उसके जो है सेनापति और जो भी उनका कमांडर था उसने देखी और उसे जो है बड़े बड़े दायित्व सौंपे गए। और इसी के साथ जब फ्रांस की क्रांति हुई और उसके बाद वहाँ पर जो डायरेक्टरी का शासन आया और वहाँ पर जो राजा के समर्थक थे, राजा के शासन के बाद वो कहीं ना कहीं जो है फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उनसे चिढ़ते थे। फ्रांस में जो राजतंत्र जो समाप्त हो गया था और लोकतंत्र जो वहाँ पर आ गया था, उसका कहीं ना कहीं पूरा यूरोप के जो राजतंत्र थे वो अपोज कर रहे थे। इसलिए जो है उन्होंने फ्रांस में जो है युद्ध करने का उन्होंने प्लान बनाया और इसी के तारतम्य में उन्होंने एक जो द्वीप था तो फ्रांस और फ्रांस के जो दुश्मन राष्ट्र थे, जो राजतंत्र के समर्थक राष्ट्र थे यूरोप के, उन सब ने मिलकर राजतंत्र के विरोध में जो वहाँ पर क्रांति हुई थी और जो वहाँ पर गणतंत्र स्थापित हुआ था उसके विरुद्ध में सभी ने मोर्चा किया। और इसी तारतम्य में एक टूलो बंदरगाह पर वहाँ पर इंग्लैंड के समर्थन में एक सेना ने वहाँ कब्जा कर लिया और जिसका नेपोलियन ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही कुशल तरीके से उसका सामना किया और फ्रांस की गणतंत्र समर्थक जो सेना थी उसको उन्होंने विजय दिलाई। इनकी विजय से जो है खुश होकर, इनके उत्साह और जो है सामर्थ्य को देखकर इनको और भी जो है बड़े बड़े दायित्व सौंपे गए। फ्रांस में जब विद्रोहियों की एक भीड़ एकत्रित हुई तो नेपोलियन को इसका दायित्व दिया गया और नेपोलियन ने मात्र 2 घंटे में ही उस भीड़ को समाप्त कर दिया, उनके आंदोलन को दबा दिया गया। इस प्रकार उसके प्रति जो है फ्रांस के जो भी सरकार थी उस समय उसमें उसके विश्वास बढ़ता जा रहा था और यही विश्वास के कारण उसको जो है ऑस्ट्रिया का सैनिक अभियान दिया गया और ऑस्ट्रिया के जो है सैनिक अभियान का नेतृत्व उसने किया और बहुत अच्छे से किया और वहाँ पर विजय हासिल की। तो इसी प्रकार नेपोलियन जो है अपने जो है व्यक्तिगत क्षमता और नेतृत्व के आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और इसी तारतम्य में वो एक दिन फ्रांस का सम्राट भी बन पाया। उसकी विजय से नहीं, उसके जो द्वारा जो सुधार किए गए हैं, उसके द्वारा जो वहाँ पर चेंजेस लाए गए, जो नियम बनाए गए, उसके लिए सारा विश्व उसका ऋणी है। आज भी जो संविधान हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नेपोलियन का समय का दर्शन हमको दिखाई देता है। तो उसके प्रमुख जो है संविधान की बात करें
तो नेपोलियन ने सबसे पहले संविधान का निर्माण कराया। उसने एक कॉमन सिविल कोड बनाया और कोड को पूरे फ्रांस में लागू किया, जिससे क्या है कि कानून जो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के चल रहे थे उसमें एक रूपता आई, जिससे जो फ्रांस था वो एक सूत्र में बन गया और जो है उसमें राजनीतिक एकता स्थापित हुई फ्रांस में। उसके बाद प्रशासनिक सुधारों में अगर हम बात करें तो प्रशासनिक सुधारों में उसने केंद्रीकृत एक प्रशासन एस्टैब्लिश किया और जिला स्तर पर उसने प्रीफेक्टो और तहसील स्तर पर सब फैक्टो की नियुक्ति की। प्रीफेक्ट को हम आज के तहसीलदार और जो है कलेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे नेपोलियन को। तो इस प्रकार उसको उसका जो प्रशासन था वो पूरे के पूरे फ्रांस पर मजबूत हो गया। धार्मिक सुधारों की बात करें तो उसने कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से समझौता करके एक कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट किया, जिसके अंतर्गत उसने जो है कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित किया, ताकि वह जो असंतोष जो फ्रांसीस ईसाई के जो ईसाई पादरी थे वो असंतोष में चले गए थे जब इन्होंने उनके विशेष अधिकारों का हनन किया। बहुत सारे पादरी फ्रांस छोड़कर चले गए थे, इनके विरुद्ध जो है सेना का संगठन कर रहे थे, दूसरे देशों को उकसा रहे थे। तो उनका समर्थन पाने के लिए उसने एक कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट किया और इसी को उसका धार्मिक सुधार कहते हैं, जिसके अंतर्गत उसने कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राजधर्म बना दिया। उसके बाद आर्थिक सुधारों की बात करें तो बैंक ऑफ फ्रांस की उसने स्थापना की और उसने कहीं ना कहीं जो है पूंजीपति जो उद्योग थे उनके लिए उसने जो साख जो क्रेडिट है उसकी व्यवस्था की और जो उद्योग और धंधों को आगे बढ़ाने के लिए उसने प्रदर्शनियां स्थापित की। नई नई जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उसने एक कोर्सेज चलाए जो कि व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित थे और व्यावसायिक प्रदर्शनियां वो लगाता था, जहां पर लोग बाग आए और उसको देखकर प्रोत्साहित हों उस फील्ड में जाने के लिए। और विधि संहिता की बात करें तो उसने जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स बनाए और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कराया। और शिक्षा संबंधी सुधारों में की बात करें तो उसने 3 स्तर की शिक्षा प्रणाली को उस समय जो है लागू किया, जिसमें प्राथमिक, मिडिल और जो है उच्च स्तर की शिक्षा पद्धति उसने लागू की। और पेरिस की जो ख्याति थी उसने पूरे यूरोप में जो है उसने प्रसार किया। जो स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा था वो जहाँ जहाँ जिस देश को उसने जीता वो वहाँ पर इन नारों को लेके गया, वहाँ पर राजतंत्र को उसने समाप्त किया और गणतंत्रवादी सरकारों को उसने एस्टैब्लिश करने का जो है प्रयास किया। कहीं ना कहीं जो है फ्रांस की जो गरिमा थी उसको उसने पूरे यूरोप में एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद जो है एक उसने सामाजिक सुधार जो भी अच्छे समाज के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करते थे उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उसने एक पुरस्कार की शुरुआत की। लीजन ऑफ ऑनर सामाजिक क्षेत्र में उसने चालू किया और आज की डेट में भी ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया जा चुका है और आज भी उसको एक बहुत बड़ा सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नेपोलियन के कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय थे और उसके द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, जिनमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी महाद्वीपीय प्रणाली। तो महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी? ये जो व्यवस्था थी इसके संबंध में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा वह इंग्लैंड को आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहता था, क्योंकि नेपोलियन जानता था कि नौसैनिक शक्ति जो है इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा थी और वो सेना के दम पर इंग्लैंड को नहीं हरा सकता था और व्यापार और औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड के पास पैसा भी बहुत था। तो वह यह चाहता था कि उसको आर्थिक रूप से जो है पीछे कर ही हम उसको हरा सकते हैं। तो इस प्रकार उसने महाद्वीपीय व्यवस्था, जो कि यूरोप का जो एरिया था और जो फ्रांस के अंडर में जो फ्रांस ने जो जिन देशों पर विजय पाई थी उनमें उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि कोई भी जो विजित देश है जिसको जो फ्रांस के बैनर के तले है वो इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेगा और उनके जहाज़ों को अपने यहाँ नहीं उतरने देगा, ताकि इंग्लैंड जो है आर्थिक रूप से जो है लंगड़ा हो जाए और वो जो है फ्रांस के सामने घुटने टेक दे। तो ये व्यवस्था जो है नेपोलियन का एक दूरदर्शी और साहसिक कदम था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो है पतन का कारण भी ये व्यवस्था रही है। और इस व्यवस्था का जो है असफलता के कुछ कारण रहे हैं, जिनको मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले था सक्षम नौसेना का अभाव। हम सभी जानते हैं कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के पास बहुत अच्छे बंदरगाह थे और इंग्लैंड का जो भौगोलिक एरिया था
वो इस प्रकार था कि वहाँ पर जो है नौसेना अच्छी वो डेवलप कर पाए, और उसी नौसेना के बल पर जो है उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया यूरोप के क्षेत्र में। जब नेपोलियन के द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत उस पर सैंक्शन लगाए गए, तो इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं अपने नौसेना के बल पर काला बाजारी स्टार्ट की, और वह अपने माल को चुपचाप यूरोप में जो है पहुंचाने में सफल रहा, और यूरोप के अलावा वह दूर के अन्य जो है उपनिवेश थे वहां पर अपने माल को पहुंचाने में जो है सफल रहा। इसी कारण जो है इस महाद्वीपीय व्यवस्था का ज़्यादा प्रभाव इंग्लैंड पर न पड़कर फ्रांस पर ही अधिक पड़ा। फिर दूसरा था फ्रांस का औद्योगिक पिछड़ापन। चूँकि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने जो आपूर्ति की वस्तुएं थी, जो वस्तुएं इंग्लैंड से आयात की जाती थी, उसका सारा यूरोप में बंद करा दिया। लेकिन फ्रांस इतना औद्योगिक रूप से डेवलप नहीं हो पाया था कि उन वस्तुओं की जो है पूर्ति कर सके। इसलिए वहाँ पर जो है इन्फ्लेशन आना चालू हो गया और उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई उन वस्तुओं की। इस कारण जो है लोगों में असंतोष हुआ, और अन्य देश जो है कहीं ना कहीं जो है नेपोलियन के खिलाफ होते जा रहे थे। तस्करी पर जो है नेपोलियन पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाया, क्योंकि वही जो इंग्लैंड था उनके पास एक अच्छी नौसेना थी जिसके माध्यम से वो अपने सामान को किसी भी जगह आराम से पहुंचा सकते थे। नेपोलियन द्वारा व्यापारिक लाइसेंस जारी करना, नेपोलियन ने जो है लाइसेंस प्रणाली एक जारी की, और उसके अंतर्गत ही वो व्यापार करने देता था, जबकि इंग्लैंड इस लाइसेंस प्रणाली से थोड़ा दूर था। इसलिए वो आसानी से जो है व्यापार बढ़ाने में सक्षम हो पाया। इसके साथ ही ब्रिटेन के पास बहुत सारे उपनिवेश थे। अगर यूरोप में वो अपना सामान नहीं खपा पा रहा था, तो वो अपना सामान किसी न किसी अपने उपनिवेश में आराम से पहुंचा पा रहा था, तो इसलिए उस पर इस महाद्वीपीय प्रणाली का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और जैसे जैसे महाद्वीपीय प्रणाली का समय गुजरता गया, संपूर्ण यूरोप में इन आवश्यक वस्तुओं की कमी आती गई, और इसी कमी के कारण लोगों में असंतोष हुआ, और कहीं ना कहीं जो नेपोलियन और फ्रांस के अंडर में जो राष्ट्र थे वो उसके विरोधी होते गए। नेपोलियन के पतन के कारण की अगर हम बात करें, तो नेपोलियन वास्तव में एक बहुत अच्छा सेनानायक था और एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसके कुछ ऐसे निर्णय रहे हैं जिसके कारण वो अधिक समय तक फ्रांस का शासक नहीं रह पाया, और अंततः 1815 में उसका पूर्ण रूप से पतन हो गया। तो हम बात करते हैं तो नेपोलियन का युद्ध दर्शन। नेपोलियन युद्ध को ही अपनी सफलता का सबसे एकमात्र कारण मानता था, और वो कंटिन्यू युद्धों में व्यस्त रहा। इसलिए फ्रांस की जो सेना थी वो भी युद्धों में व्यस्त रही। तो कहीं ना कहीं जो है जनता निरंतर युद्ध नहीं कर सकती, और वो भी उससे थक चुके थे युद्ध लड़ के, इसलिए वो उसका सपोर्ट करना उन्होंने कहीं ना कहीं कम कर दिया था। और यूरोप के जो अन्य राष्ट्र थे वो भी उसके युद्धों से तंग हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सब ने मिलकर जो है इसके विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा स्टार्ट किया, और इसको संयुक्त रूप से वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया। राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार, हमें मालूम है कि नेपोलियन ने जिस देश को जीता है वहाँ पर उसने राष्ट्रवाद का प्रचार किया, और वहाँ पर राजतंत्र को समाप्त किया, और स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे का प्रचार किया। तो वही कहीं ना कहीं जो है नेपोलियन के विरुद्ध भी लोगों के मन में एक जो है उग्र राष्ट्रवाद उत्पन्न करने का कारण रहा। नेपोलियन की व्यक्तिगत भूलें भी उसके जो है असफलता में और उसके पतन में बहुत ज़्यादा कारगर रही हैं। नेपोलियन जो है अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता था, और वो अपने कभी भी जो उसके पदाधिकारी थे, अन्य जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनसे कभी किसी भी बात में किसी भी मुद्दे पर जो है सलाह नहीं लिया करता था, जिसके कारण भी जो है वो उसके निर्णय वो एक तरफा हुआ करते थे, और उसके परिणाम के बारे में वो ज़्यादा सोचता नहीं था। और सेना का गैर फ्रांसीसी होना, नेपोलियन ने जो भी देशों को जीता और उसके अंडर में किया, उन देशों की सेना को वो अपने सेना में इन्वॉल्व करता जाता था। चूँकि जो दूसरा देश की सेना थी वो अपने देश के प्रति ज़्यादा जो है राष्ट्रीयता की भावना रखती थी, इसलिए नेपोलियन का उस सेना ने 100% या पूर्ण रूप से जो है सपोर्ट नहीं किया। ये भी उसका एक पतन का मुख्य कारण रहा है। और उसकी नेपोलियन की महत्वाकांक्षा संपूर्ण यूरोप को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को जीतने की थी। यही महत्वाकांक्षा जो है उसके पतन का कारण रही। इसी कारण उसने जो है अपनी सेना अपने देश का ना सोचकर उसने अन्य देशों को विजित करने की जो है एक रणनीति बनाई, और वो महत्वाकांक्षा के चलते और अंततः उसको पराजित होना पड़ा।
उसकी आर्थिक नीति का अभाव, क्योंकि वो युद्ध में ही ज़्यादातर व्यस्त रहा और उसने आर्थिक उन्नति के बारे में कभी नहीं सोचा। जबकि इंग्लैंड जो है अपनी सैनिक ताकत के साथ साथ, नौसैनिक ताकत के साथ साथ अपनी आर्थिक उन्नति भी कर रहा था और औद्योगिक क्रांति और उद्योगवाद को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन फ्रांस इस समय सिर्फ जो है युद्धों में ही व्यस्त रहा और वह आर्थिक रूप से कंगाल होता जा रहा था। महाद्वीपीय व्यवस्था हम अभी पिछले चैप्टर में ही डिस्कस कर चुके हैं कि महाद्वीपीय व्यवस्था कैसे जरूरी वस्तुओं का अभाव हुआ महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण, और लोगों में असंतोष आया, अन्य राष्ट्रों में असंतोष आया और वो कहीं ना कहीं नेपोलियन के खिलाफ हो गए। पॉप से शत्रुता एक बहुत बड़ा कारण था जिसके चलते नेपोलियन को कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट करना पड़ा। और मास्को अभियान नेपोलियन का सबसे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा जा सकता है, जो उसने अपने कई सारे सैनिक लेकर वो मास्को के लिए उसने अभियान किया और उसने वहाँ की परिस्थितियों का आकलन नहीं किया कि वहाँ पर जो है मौसम कैसा होगा, वहाँ पर किस प्रकार का युद्ध हमको लड़ना होगा। वह सेना लेकर वो निकल गया और वहाँ पर जो रूस था उसने गोरिल्ला युद्ध किया और वह उसने पीछे हटने की एक नीति अपनाई। धीरे धीरे वहाँ का मौसम और सर्द हवाओं के कारण वहाँ की सेना जो है, नेपोलियन की सेना वहाँ के मौसम का सामना नहीं कर पाई और लगभग पूरी सेना समाप्त हो गई और नेपोलियन वहाँ से खाली हाथ लौटा और अपनी सेना को भी खो चुका था। तो उपरोक्त अनुसार जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जिसके कारण नेपोलियन का जो है पतन हुआ था। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा जो है नेपोलियन के बारे में जो कुछ भी था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम इसी प्रकार जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे टॉपिक 1 बाय 1 कवर करेंगे। धन्यवाद।